सो हे गाइस, दिस इज सफल बिशन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा स्पीयर्स का नेक्स्ट पार्ट। ठीक, लास्ट टाइम तक हमने अपने जो है कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और हमने जो है अपने सारे आर्टिकल पढ़ के खत्म कर लिए थे। ठीक, इस लेक्चर में हम जो है अपने जितने भी बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए, तो पेज नंबर 117 पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका हम जो है यहाँ पे उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेज नंबर 117 पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका कहता है प्रूव दैट द मेंबर ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स the member of the coaxial system of spheres given by एक मिनट, इसमें थोड़ी सी राइटिंग का जो है इशू है, मैं बुक से देख के आपको बता रहा हूँ। पेज नंबर 117। हाँ, प्रूव दैट द मेंबर ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ कोएक्सएल होता है केवल कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इंटरसेक्ट वन अनदर or do not intersect one another. Intersect one another, touch one another भी है। Intersect one another, touch one another और do not intersect one another, या फिर ये भी कह सकते हैं आप। ठीक, और हटा दीजिए intersect one another, do not intersect one another और touches one another। ठीक, according as d is smaller than, equal to और ग्रेटर देन 0। ठीक, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझने में मुश्किल दे सकता है। ठीक, तो क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि कोएक्सियल मेंबर ऑफ सिस्टम ऑफ स्फीयर्स हैं। ठीक, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स के जो हमारे मेंबर्स हैं उनको हम इस इक्वेशन से डिनोट किया जा रहा है। ठीक, और कह रहे हैं कि वो जो हमारे ढेर सारे स्फीयर्स हैं, ठीक, वो हमारे एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक, जब डी हमारा जो इसमें डी है वो हमारा 0 से छोटा होगा यानी नेगेटिव होगा, तब हमारा इंटरसेक्ट करेंगे। और उसके बाद फिर टचेस था, तो टच करेंगे जब हमारा इक्वल है। ठीक, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जब हमारा डी पॉजिटिव है। ठीक, तो आइए चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन में हमारी जो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स की इक्वेशन है वो क्या आई है, इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स।
हमारी कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स क्या है हमारा, ये हमारा दिया गया है, तो वो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। यानी कि ये हमारा कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स है। यानी कि अगर इसमें हम लैम्डा की अलग अलग वैल्यू ले, ठीक, कोई दो वैल्यू ले, तो दो के लिए ये इस इंटरसेक्ट करने वाले कोई दो स्फीयर हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए इनकी जो कॉमन रेडिकल प्लेन आएगी वो हमारी कैसी आएगी, यहां देखिए आई होप आप सबको अब कॉमन रेडिकल प्लेन निकालना आता होगा कि कॉमन रेडिकल प्लेन हम कैसे निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेडिकल प्लेन आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, ध्यान से देखिए तो ये हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी क्या आ गई, हमारी कॉमन रेडिकल प्लेन आ गई, जो कि उस सारे सिस्टम ऑफ स्फीयर्स, मतलब उन सारे सिस्टम ऑफ स्फीयर में से कोई भी दो स्फीयर लेंगे, ठीक, तो उनकी एक कॉमन रेडिकल, मतलब जो सर्कल आएगा उनके इंटरसेक्शन से बना हुआ, वो सर्कल हमारा इस प्लेन पे लाई कर रहा होगा, ठीक। तो इतना हमारे हमको पता चल गया है। तो हम यही चीज बस यहां पे लिख लेते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू स्फीयर्स ऑफ फैमिली 1, फैमिली 1 की कोई भी दो स्फीयर्स का जो इंटरसेक्शन होगा इज ए सर्कल, और उस सर्कल को हम किस तरह से दिखाएंगे, हमारे स्फीयर की इक्वेशन लिखकर, और साथ ही साथ देखिए हमारा जैसे हमारा ये जो प्लेन है मान लेते हैं सबसे पहले देखिए ये एक स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है, ठीक। हमने वो सिस्टम ऑफ स्फीयर से उनमें से कोई भी दो स्फीयर हमने ले लिया, ठीक। अब हमने देखा कि ये हमारा जो सर्कल बन रहा है इनका जो है इंटरसेक्शन से, ठीक, और हमने देखा कि ये सर्कल हमारे इस प्लेन पे बन रहा है ना, ये सर्कल हमारे इस प्लेन पे बन रहा है। इस प्लेन को हमने देखा कि ये हमारा जो कोएक्सियल कॉमन रेडिकल प्लेन है, सॉरी, ठीक, ये हमारा कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि सर्कल भी हमारा किस पे लाई करेगा, x इज इक्वल टू 0 प्लेन पे लाई करेगा। सर्कल की इक्वेशन को लिखने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, एक स्फीयर की इक्वेशन और हमारे एक मतलब स्फीयर और एक प्लेन की इक्वेशन। प्लेन की इक्वेशन पता है हमारा, ये दोनों स्फीयर जो भी हैं जो है इनकी इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी गई है, इस फॉर्म में लिखी गई है ना। बस लैम्डा की वैल्यू एक पर्टिकुलर हम ले लेते हैं उसमें, तो कोई एक स्फीयर का हमें जो है मतलब मिल जाता है, कोई एक स्फीयर, ठीक। तो यानी कि जो हमारे सर्कल की इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 क्वामा एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जब हमारा x इज इक्वल टू 0 है तो हमारा ये जो इक्वेशन है ये किस तरह से बन जाएगा, ये जो हमारा इक्वेशन है ये कुछ कुछ बन जाएगा, यहां से हमारा एक्स स्क्वायर 0 कर देंगे हम तो ये गया, ठीक, और x 0 है तो ये लैम्डा वाला चीज भी गायब हो गया, है ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे स्फीयर की इक्वेशन बनी है ये हमारे ये आ गई इतनी हमारी स्फीयर की इक्वेशन आ गई, साथ में अगर हम प्लेन की इक्वेशन लिख दें तो ये ओवरऑल हमको क्या दिखा रहा है, ये हमको हमारे सर्कल की इक्वेशन आ गई। इसको भी हम जो है एक इक्वेशन दे देते हैं। अब देखिए ये जो हमारे सर्कल की इक्वेशन आई है इसका हमें रेडियस निकालना आता है, तो हम पहले इसका रेडियस निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हमारा कोई भी सर्कल है, ठीक, तो उसका रेडियस हमारा क्या होता है, मान लीजिए ये अगर इस स्फीयर का सर्कल है तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हमारा ये सर्कल का रेडियस निकाला जाता है, स्फीयर के रेडियस को लिया जाता है, ठीक, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक, उसका स्क्वायर किया जाता है, दैट विल बी इक्वल टू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द सेंटर टू द प्लेन कंटेनिंग द सर्कल, और प्लस किया जाता है उसके रेडियस को, सर्कल के रेडियस को। तो सर्कल का जो रेडियस आता है वो कितना आ जाता है, स्क्वायर रहता है दोनों का। तो सर्कल का जो रेडियस आ जाता है अंडर रूट ऑफ ये हमारे स्फीयर का रेडियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा सर्कल का रेडियस आ जाता है। यहाँ पे अगर हम वही चीज देखते हैं तो देखिए साफ साफ देख सकते हैं कि हमारा जो इसका सेंटर आएगा इस स्फीयर का, ठीक, वो हमारा क्या आ रहा है, सेंटर 0,0,0। ठीक, इस स्फीयर का सेंटर हमारा 0,0,0 आया। तो 0,0,0 से हम अगर इस x = 0 प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0, है ना। देखिए क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी अगर आप चले जाए, मान लीजिए ये आपका जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां पे ये y एक्सेस, ये x एक्सेस और ये z एक्सेस है। ठीक, तो अब जरा देखिए x = 0 हमारा कौन सी प्लेन होगा, जिसपे हमारे x = 0 होगा, यानी कि yz प्लेन होगा, है ना, ये वाला प्लेन हमारा होगा। ठीक, अब ये जो पॉइंट है, ठीक, इस पॉइंट का इस प्लेन से x = 0 प्लेन से डिस्टेंस कितना है, ये पॉइंट क्या हमारा ओरिजिन है, तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं। तो हमारा जो मतलब कि कह सकते हैं ना, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये तो 0 हो गया, ये तो हमारा हट गया, यानी कि यहाँ पे माइनस तो कुछ होगा ही नहीं। बस हमको क्या करना है, अब अपने रेडियस स्फीयर के रेडियस का अंडर रूट निकाल लेना है। ठीक, तो हम स्फीयर का रेडियस जानते हैं, क्या होता है हमारे स्फीयर का रेडियस, हमारे स्फीयर का रेडियस हो जाता है r = √u² + v² + w² - d। ठीक, ये हमारे किसका रेडियस होता है, स्फीयर का रेडियस होता है, मतलब इस तरह से लिखा जाता है। u v w तीनों की वैल्यू 0 है, तो हमारा ओवरऑल जो स्फीयर का रेडियस है वो हमारा कितना आ गया, -d, है ना, -d। और ये हमारे किसके रेडियस के बराबर है, ये हमारे रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर है ना, सर्किल के रेडियस के बराबर है। तो यहीं से हम लिखेंगे कि नाउ रेडियस ऑफ सर्कल विल बी, क्या हो जाएगा, r = √(-d). ठीक, और ये जो हम -d ले रहे हैं ना, ये हम यहां से उठा रहे हैं, ये -d हम उठा के रख रहे हैं, ठीक है ना। मतलब हमने देखिए अगर हमारे इस तरह से कोई भी स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है, ठीक, तो स्फीयर की इक्वेशन में इस d को हम, इस d का जो भी वैल्यू हो, अगर नेगेटिव में है चाहे पॉजिटिव में हो, हम उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके ये रेडियस वाले फॉर्मूले में लिखते हैं, -d रहता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा +d था स्फीयर की इक्वेशन में, तो उठा के हम माइनस के साथ रखेंगे तो ये -d हो जाएगा। ठीक, यानी कि r की वैल्यू √-d आ रही है हमारी। ठीक, अब देखिए ये इतना आपको समझ में आया, है ना। अब मैं ये सब मिटा दे रहा हूं, ये सब आपकी उतना जरूरत का नहीं है। ठीक, then radius of the circle will be this much। अब देखिए यहां से हम मिटा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक, अब मान लीजिए कोई भी दो स्फीयर ऐसे हों जो सच में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक, तो उनका कुछ ना कुछ, मतलब जो हमारा सर्कल आएगा उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा ही होगा, है ना। इसका मतलब कि एक्चुअल में तो ये देखिए अगर d हमारा पॉजिटिव है तो ये हमारी एक इमेजिनरी वैल्यू आएगी, है ना। आप सब मानते हैं इस बात को कि अगर हमारा जो d लिखा है ये हमारा पॉजिटिव है, ये जो -d है, ठीक, अगर ये हमारा पॉजिटिव है इसका मतलब कि हमारे r एक इमेजिनरी, मतलब कि हमारा सर्किल का जो रेडियस आ रहा है वो इमेजिनरी है। ठीक, तो यहीं से हमारी कंडीशन आ जाती है कि सबसे पहला आता है, एक मिनट, सबसे पहला आता है हमारा, ठीक, पहला क्या आता है कि व्हेन, जब हमारा d इज नेगेटिव। ठीक,
जब d नेगेटिव होगा तब माइनस d पॉजिटिव होगा, ठीक, विच इंप्लाइज r विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक, या फिर यहां पे लिख लेते हैं ऐसे, देन r विल बी पॉजिटिव, तब हमारा जो होगा r क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक, विच इंप्लाइज, या फिर यहां पे लिखेंगे ऐसे करके, दिस इंप्लाइज द स्फीयर spheres intersect each other। कब, जब हमारा d नेगेटिव होगा, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, when d is smaller than 0, ठीक, तो एरो करके द स्फीयर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक। फिर हमारा क्या है सेकेंड कंडीशन, when d is positive then r will be imaginary, r नेगेटिव नहीं होगा तब, ध्यान से देखिए, अगर d हमारा पॉजिटिव है तो माइनस d नेगेटिव होगा, रूट में माइनस d, मतलब रूट में अगर कोई माइनस वैल्यू हो तो वो इमेजिनरी होता है, तो हमारा r विल बी इमेजिनरी, हेंस, या फिर दिस इंप्लाइज दैट द स्फीयर्स will not intersects, ठीक, स्फीयर हमारे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड कंडीशन आता है कि when d is 0, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक, जब d हमारा 0 होगा then r will be 0। और यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई भी दो स्फीयर हमारे इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनके इंटरसेक्शन से फॉर्म हुए सर्कल का रेडियस अगर r आ रहा है, ठीक, और वो r हमारा घट के अगर 0 हो जाए तो वो कब होगा, जब ये स्फीयर एक दूसरे को सिर्फ टच कर रहे हो। अगर ये एक पॉइंट सर्कल बन रहा होगा तभी ना इसका जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से बना हुआ जो सर्कल आएगा, ठीक, सर्कल का है या स्फीयर का है, वो पॉइंट है तो, ठीक, तो वो हमारा क्या आएगा, वो एक ऐसा सर्कल आएगा जिसका रेडियस हमारा 0 है। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि when d is 0 then r will be 0, this implies that both the spheres will touches each other, ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो चलिए, आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। देखिए, ये मैं मानता हूं कि जो है कई बार क्या होता है कि लिखने की वजह से जो है टाइम ज्यादा लग जाता है, या डायग्राम अगर हम बनाने लगे तो टाइम ज्यादा लग जाता है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, ठीक, कि आप वीडियो को 1.5 की स्पीड से देख लीजिए, ठीक। और एक और बात कि जैसे कि अभी फर्स्ट ईयर के साथ साथ हम सेकेंड ईयर भी अपना कवर कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक, तो उसकी वजह से हमको जो है टाइम थोड़ा सा जो है बचाना पड़ रहा है अपना, ठीक। तो अगर हमको एक बार में जो है 1 घंटे का लेक्चर पढ़ाने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए हमको जो है काफी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसमें काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। वो एक पूरा बैठ के प्रिपेयर करके एक बार पेपर पेन पे हमको पूरा लेक्चर खुद पढ़ा के देखना होता है, उसके बाद हम बोर्ड पे पढ़ा पाते हैं, ठीक। और कभी कभी पढ़ाते भी हैं तो फिर अटकते हैं बोर्ड पे, इसलिए मुझे देखना पड़ता है, रेफर करना पड़ता है वापस से।
तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक हम जैसे एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर रहे हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन का अपलोड कर दे रहे हैं, मतलब बना के जितना सोल्यूशन है उसका अपलोड कर दे रहे हैं। तो ऐसे इससे ये होगा कि मतलब मेरा टाइम बचेगा, है ना, मुझे और आसानी होगी और मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊंगा, ठीक। वरना मुश्किल होगी तो फिर मुझे या तो सेकेंड ईयर पे या तो फर्स्ट ईयर पे फोकस करना पड़ेगा। इसलिए दोनों को साथ लेके चलने के लिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।